मुसलमानों को बहका देते हैं। एक फतवा जारी कर देते हैं या जुमे के दिन स्टेज पे खड़े हुए और मुसलमानों से अपील कर दी, भाई इसका विरोध करना है। विधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम इन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इस पे मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से हम इसको पूरा पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के हिसाब से भी पढ़ेंगे। एक्सक्लूसिव फोकस मेरा इसमें आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए होगा या बाकी आप और पीसीएस स्टेट एग्जाम्स अगर लिख रहे हैं तो। वन मोर थिंग, ये नॉलेज बेस्ड भी है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम बहुत सारे व्यूज देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके बारे में क्या सोचते थे, भीमराव अम्बेडकर का क्या इसके बारे में विचार था, कैसे कैसे ओरिजिन में आया। सो वील सी व्हाई न्यूज, यूनिफॉर्म सिविल कोड किसे कहा जाता है, देन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी क्या कहती थी, बी आर अम्बेडकर का व्यू, सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यू, फिर बी एन राव कमेटी से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड को कहते हैं कि ये लागू होना चाहिए। देन व्हाट आर द चैलेंजेस विच वी हैव टू यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, क्योंकि यही है इसका मेजर पॉइंट। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं इसको लेकर, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है हमारे देश में। Then we'll see about prelims practice question and the mains practice question. So let's start. Why is it a news? Recently, Indian Prime Minister and then राजनाथ सिंह, इनकी तरफ से भी हर बार आप देखते हैं न्यूज़ में बयान आते रहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होना चाहिए और बाकी कम्युनिटी को किसी भी पॉलिटिकल व्यू के अंदर आके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एंड इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया फुल्ली एफिशिएंटली सिस्टम के साथ वर्क नहीं कर सकती अगर उसकी हर एक कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट लॉ हो। अगर एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कॉल है, ये जो रिसेंटली कर्नाटका में हिजाब की रोज चल रही थी, उसके बाद ये कंट्री में बहुत राइज पर आया है। देन नॉर्थ में जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक चीज़ और प्रॉमिस की है कि अगर वो री इलेक्ट हुए तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड? सो बेसिकली कि ये कहता है कि सारे सेक्शंस जो किसी भी सोसाइटी के हैं, एक सर्टेन कम्युनिटी में रह रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जो भी उनका रिलीजन हो, जो भी उनका बिलीफ हो, वो सब लॉ के आगे इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। एक नेशनल सिविल कोड होगा जो कि सब पे यूनिफॉर्मली लागू होगा। अब ये ऐसे एरियाज को कवर करता है जैसे मैरिजेस हैं, डाइवोर्स हैं, मेंटेनेंस हो गया, डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस देने वाला, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी किसको कैसे मिलेगी, एडॉप्शन, सक्सेशन क्या होगा प्रॉपर्टी का, इन सारे लॉज को देखता है। तो ध्यान रहे, जो क्रिमिनल लॉज हमारे देश के हैं वो तो सबके लिए सेम ही हैं, बट जो सिविल लॉज हैं ये पर्सनल लॉज से भी चलते हैं। तो यूसीसी अगर अप्लाई होगा तो वो इन लॉज के लिए होगा जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। अब ये बेसिकली एक ऐसे प्रिंसिपल पे वर्क करता है जो कहता है कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड लॉ इन द मॉडर्न सिविलाइजेशन। नाउ What does Constitution Committee says? So 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के एफर्ट थे कि वो सारे कोड्स को एक यूनिफॉर्मली कोडिफाई करें इंडियन लॉ के, जिसमें क्राइम इंक्लूडेड हो, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हो, एक यूनिफॉर्म लॉ हो। देन लेक्स लॉ की रिपोर्ट आई अक्टूबर 1840 में। इसने सजेस्ट किया कि जो पर्सनल लॉज हैं हिंदूज के और मुस्लिम के, इनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए इस कोडिफिकेशन से, तो वहां से इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। अब ब्रिटिश का जैसे जैसे रूल चला तो बी एन राव कमेटी का फॉर्मेशन हुआ 1941 में, और इसी कमेटी के बाद जो रिपोर्ट आई थी, देन उससे बना आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, जिसमें हिंदू के लॉज को कोडिफाई कर दिया गया था। अब हिंदूज के अंदर इसमें ऑल अनविल्ड सेक्शंस भी थे, जैसे हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, सिख्स हैं, ये है था। देन हिंदू सक्सेशन एक्ट यहां से लगा था। नाउ व्हाट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट? एक छोटी सी हम चीज देख लेते हैं। ये एक यूनिफॉर्म एक्ट नहीं है, इसमें 3 एक्ट हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट आता है, इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट आता है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आता है। ये एक्ट बेसिकली इसने हिंदू पर्सनल लॉज को रिफॉर्म किया था और वुमेन्स को और ज्यादा प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए थे, ओनरशिप राइट्स दिए गए थे। अपने पिता के बाद महिलाएं भी अब यहां पे प्रॉपर्टी ले सकती थी। अब जनरल रूल्स अगर हम इस सक्सेशन का देखेंगे 1956 के बाद, कि जो
इंटर एस्टेट आता है वो उनके क्लास 1 हायर्स को मिलेगा। अब क्लास 1 में लेटर ऑन इसमें डॉटर को भी अलाउ कर दिया गया कि ये सेम प्रॉपर्टी लेंगी। नाउ अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या हुआ था, तो जब डिबेट चल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कि यूसीसी को रखा जाए या ना रखा जाए, इस पर काफी ज्यादा बातचीत हुई। देन एक रिजल्ट निकला जिसमें 5:4 की मेजॉरिटी थी, जिसमें और ये डिसाइड हुआ कि एक सब कमेटी थी जो फंडामेंटल राइट्स के लिए थी, जिसपे सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द हेड, एंड इन्होंने ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल राइट की तरह भारत में नहीं लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद बी आर अम्बेडकर के विचार इस पे थे। इन्होंने कहा था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये डिजायरेबल है, होना चाहिए, लेकिन ये तब तक नहीं होना चाहिए जब तक जो हमारा देश है वो सोशली इसके लिए प्रिपेयर ना हो जाए। अब एज अ रिजल्ट यूसीसी को प्लेस कर दिया गया डीपीएसपी के आर्टिकल 44 के अंदर। डीपीएसपी का ही जो आर्टिकल 37 है ये कहता है कि जो डीपीएसपी होते हैं ये एनफोर्सेबल नहीं होते फंडामेंटल राइट्स की तरह, सो देयरफॉर इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। नाउ आर्गुमेंट्स इन फेवर इसके क्या हैं, ये पूरी इंडिया को इंटीग्रेट करेगा। जैसे इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स हैं, कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, एक यूनिफॉर्म कोड बेसिकली इंडिया को इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा, एंड मोर देन इट हैज एवर बीन सिंस आवर इंडिपेंडेंस। ये हर एक भारतीय को डिस्पाइट उसकी कास्ट जो भी, उसका रिलीजन जो भी, उसका बैकग्राउंड, उसका ट्राइब जो भी हो, एक नेशनल सिविल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर उनको ट्रीट किया जाएगा। ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स जो हमारे देश में सबसे ज्यादा होता है इसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जब सबके लिए एक कानून होगा तो ये इस चीज को रिड्यूस कर देगा। दीज आर द पॉइंट्स इन द फेवर। नाउ पर्सनल लॉज में लूप होल्स होता है। जो लॉज हजारों साल पहले बने हैं वो मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से नहीं चल सकते, और एक अल्टरनेट जुडिशियल सिस्टम है ये जो पर्सनल लॉज हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इन चीजों को चेंज कर देगा। साइन ऑफ अ मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन इट शोज, ये एक साइन दिखाता है कि जो नेशन है ये जाति पाति से, रिलीजियस के पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुका है। हमारी इकोनॉमी ग्रोथ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, लेकिन हमारी जो सोशल ग्रोथ है ये बहुत ज्यादा अभी इट हैज लैग्ड बिहाइंड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये सोसाइटी को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा और भारत को नए गोल की तरफ लेके जाएगा जहां पे भारत एक ट्रूली डेवलप्ड नेशन माना जा सकता है। ये ज्यादा राइट्स देगा वुमेन को। रिलीजियस पर्सनल लॉज जो होते हैं बहुत मिसोगनिस्टिक होते हैं नेचर में, और ये ओल्ड रिलीजियस रूल अभी भी अगर हम फैमिली को गवर्न करने लग लाएंगे तो ये बेसिकली वुमेन के सब्जुकेशन और मिसट्रीटमेंट को बढ़ावा देता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये वुमेन की कंडीशन जो इंडिया में है, खासकर जो बाकी धर्मों में है, इसको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे राइट्स मिल जाएंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और डाइवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है ये सारी चीजों से रिलेटेड। अब ऑल इंडियन शुड बी ट्रीटेड सेम। ये जो लॉज हैं ये मैरिज, इनहेरिटेंस, फैमिली, लैंड, इन सब से रिलेटेड हैं, और ये सारे भारतीयों के लिए इक्वल होने चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक लौता ऐसा वे है जो भारतीयों को एक पक्ष से देखने का रखता है। मोरओवर इट प्रमोट्स द रियल सेकुलरिज्म जिसे कहा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं होता कि ये किसी भी रिलीजन की फ्रीडम को लिमिट कर देगा, बस ये कहता है कि हर एक पर्सन जो भी है वो सेम ट्रीट किया जाएगा भारत के अंदर, और उसको सेम लॉज फॉलो करने होंगे रिगार्डलेस उसका कोई भी रिलीजन हो। ये हिंदू, मुस्लिम, पारसी, हर रिलीजन के लिए सेम अप्लाई होता है। Moreover, there is one thing that change is the only permanent thing which happens in the universe, and change is the law of nature. एक माइनॉरिटी में भी एक माइनॉरिटी है जो केवल इसको प्रमोट करती है कि केवल पर्सनल लॉज होने चाहिए, तो इट शुड नॉट बी अलाउड टू पिक एंड चूज द लॉज दे वांट टू बी एडमिनिस्टर्ड अंडर। ये जो पर्सनल लॉज हैं इनको एक अलग एनवायरमेंट के अंदर बनाया गया था, तो ये आज के समय पे जो समय बदल चुका है और आज के कॉन्टेक्स्ट में ये लागू नहीं होने चाहिए। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में क्या है? माइनॉरिटी राइट्स को थ्रेट आ सकते हैं। भारत की जो डाइवर्स सोसाइटी है यही हमारी स्ट्रेंथ है, और पर्सनल लॉज ही वो लॉज थे जो अब तक इन डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करते आ रहे हैं। क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम एक सिंगल कोड लागू करते हैं, ये हो सकता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो कल्चरल और रिलीजियस राइट्स हैं इनको अंडरमाइन कर देगा, जिससे एलियनेशन का फील आ सकता है, मार्जिनलाइजेशन का फील आ सकता है। माइनॉरिटी ये सोच सकती है कि मेजॉरिटी उन पे अपना रूल थोप रही है। अब जुडिशियल बैकलॉग की बात करेंगे तो इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा जुडिशियल बैकलॉग्स हैं केसेस के,
और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है, क्योंकि एक्सटेंसिव लीगल रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी होंगे अगर हम सारे पर्सनल लॉज को एक सिंगल कोड के अंदर लेके आ सकते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट लग सकता है। कंसिक्वेंटली अगर ट्रांजिशनल पीरियड हो रहा है जिसके टाइम पे पर्सनल लॉज को यूनिफॉर्म कोड्स में डाला जा रहा है, अब इसके बीच में अगर कोई केस आता है इमरजेंसी केसेस में, तो वहां पे लीगल सिस्टम को बर्डन केवल वहां पे महसूस होगा, क्योंकि ना फिर इस तरफ जा पाएंगे ना इस तरफ, सो बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो जाएंगे। नाउ कॉम्प्लेक्सिटीज विद इन द यूसीसी इन द गोवा। गोवा इकलौता ऐसा स्टेट है भारत का जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2019 में प्रेज भी किया था, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी में हिंदूज में एक स्पेसिफिक पॉलीगैमी आज भी अलाउड है, लेकिन ये जो शरीयत एक्ट है मुस्लिम्स के लिए इसमें अलाउड नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं ये पोर्टुगीज और जो शास्त्रिक हिंदू लॉज हैं इसके अंदर गवर्न होता है। एडिशनली कैथोलिक्स को सर्टेन प्रिविलेजेस मिलती हैं, जैसे कि उनको मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है। मोरओवर कैथोलिक प्रीस्ट जो हैं ये डायरेक्टली मैरिजेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हैं, दैट वाज द शाहबानो केस ऑफ 1985, सरला मुगदल केस ऑफ 1995, पॉलो कॉटिनो वर्सेस मारिया लुइजा वेलेंटिनिया पेरेरिया केस ऑफ 2019। नाउ चैलेंजेस क्या फेस करते हैं, तो ये टास्क बेसिकली इन सारे रूल्स को करने के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल होगी और टीडियस होगी। बहुत वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे, सेंटिमेंट्स देखने पड़ेंगे जो इसमें लगेंगे। सबसे बड़ी बात मिस इंफॉर्मेशन है यूसीसी के बारे में। अभी भी जो लीडिंग माइनॉरिटीज हैं ये भी बिलीव करती हैं कि ये भारत को एक हिंदू राष्ट्र या हिंदुइज्म उन पे इंपोज करने का एक तरीका है, जो कि ऐसा नहीं है। कुछ सेक्शंस जो माइनॉरिटी के हैं क्लेम भी करते हैं कि ये मेजॉरिटी व्यूज जो है वो उन पे अपने व्यूज थोप रही है। डिफरेंट रिलीजन्स कम्युनिटीज के डिफरेंट पर्सनल लॉज होते हैं जो कि पॉलिटिसाइजेशन की ओर चले जाते हैं, जिससे आगे जाके माहौल भी खराब हो सकता है। अब चेंजेस अगर हम लॉ लाते हैं वुमेन के फेवर में, अगर हम हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट की ही बात करते हैं, तो अभी भी अगर इनहेरिटेंस होती है तो भारत की ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो प्रॉपर्टी नहीं लेती हैं। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू होता है, हर 5 साल में लोगों को वोट मांगने पड़ते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन और सरकार चाहिए होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करने के लिए। अब इसको अप्लाई किया कैसे जाना चाहिए? सबसे पहली बात, कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना चाहिए अलग अलग पर्सनल लॉस का, अलग अलग कम्युनिटीज का। यह समझने में मदद करेगा जितनी भी चीजें उनमें कॉमन है, या फिर ऐसे कौन कौन से कोर एरिया हैं जहां पे कंटेंशन है, जहां पे चीजें मिलती हैं। दैट वुड बी इजी टू फॉर्म। फैमिली लॉ बोर्ड की अगर हम बात करेंगे, सो एक फैमिली लॉ बोर्ड बनाने की जरूरत है जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है उसी के अंदर, और यही जो फैमिली लॉ बोर्ड होगा इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये स्टडी करे और ऐसे चेंजेस को रिकमेंड करे पर्सनल लॉज में जो कि फैमिली मैटर से रिलेटेड होते हैं। ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच इज वेरी नेसेसरी। एक जस्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है देन जस्ट अप्लाइंग द यूनिफॉर्म कोड ब्लाइंडली। एक पायलट प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करने चाहिए कुछ सिलेक्टेड रीजन्स में और कुछ सर्टेन कम्युनिटीज के अंदर, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगा एक तरीके से कि इसकी कितनी एक्सेप्टेंस है, प्रैक्टिकलिटी क्या है यूनिफॉर्म सिविल लॉ की। सो धीरे धीरे ये चीजें करनी पड़ेंगी। Now we have our today's prelims practice question. I hope you understood this all. So consider the following statements regarding the UCC. It is already applied in the state of Goa. It can be enforced by the union when needed. C. It only covers criminal laws. Which of the above statements are correct? So is it only one, only two, all three, or none? You can type it in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Also, you can give suggestions on this uniform civil code. A just code is far more important than a uniform code. Comment in the light of the need of the uniform civil code in our country. So you can type, you can just write it and you can just send it if you want to get it analyzed. So this was all about today's video and session. Thank you, have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से writing practice छूटी हुई है, क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर्स से इथिक्स, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में इवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को।
वो आप तक पहुंचेंगे, ना कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद।